वाराणसी की संकरी और उलझी हुई गलियों के बीच, जहां सूरज की रोशनी को भी पहुंचने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, वहां राहुल का जर्जर मकान एक कोने में चुपचाप स्थित था। उस घर के भीतर से दिन रात एक ही आवाज गूंजती थी, खट 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 खट। ये उसके पुराने लकड़ी के करघे की आवाज थी, जो ना केवल कपड़े बुनता था बल्कि राहुल की सांसों की लय भी बन चुका था। कमरे की दीवारों से चूना झड़ रहा था और हवा में कच्चे सूत, मशीन के तेल और राहुल के पसीने की गंध मिली हुई थी, जो उस इलाके की गरीबी की एक विशिष्ट पहचान थी। राहुल की खुरदरी उंगलियां बड़ी निपुणता और तेजी से रंग बिरंगे धागों को पिरो रही थी, मानो वह निर्जीव धागों में जान फूंक रहा हो। उसका शरीर थकान से चूर था, पीठ में दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो केवल एक ईमानदार और मेहनती इंसान में ही दिख सकती है, जो अपने परिवार के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा हो। प्रिया, जो कभी अपनी मोहक सुंदरता और चंचल स्वभाव के लिए पूरे मोहल्ले में जानी जाती थी, अब इस तंग और अंधेरे कमरे में धीरे धीरे मुरझा रही थी। वह अक्सर कमरे के कोने में रखे एक छोटे और टूटे हुए दर्पण के सामने घंटों बैठकर अपने चेहरे को निहारती और फिर अपनी पुरानी रंग उड़ी हुई साड़ी को देखकर गहरी आहें भरती थी। उसके लिए राहुल का निस्वार्थ प्रेम और समर्पण अब पर्याप्त नहीं था। उसे सोने के कंगन, गले का हार और बनारसी रेशम की वो चमक चाहिए थी, जो उसकी बचपन की सहेलियों के पास थी और जिसे देखकर उसका मन ईर्ष्या से जलता था। गर्मी की उमस भरी रातों में जब बिजली चली जाती और मच्छर भिन भिनाने लगते, तो उसकी झुंझुलाहट और भी बढ़ जाती थी। वो राहुल की मेहनत को नहीं, बल्कि अपनी किस्मत की बदनसीबी को कोसती थी, और यहीं से उनके पवित्र रिश्तों में एक अदृश्य और मजबूत दीवार खड़ी होने लगी थी। एक शाम, जब राहुल ने अपनी महीनों की गाढ़ी कमाई से बचाए कुछ मुड़े तुड़े रुपए प्रिया की हथेली पर बड़े उत्साह से रखे, तो उसे उम्मीद थी कि उसके चेहरे पर संतोष की एक मुस्कान आएगी। उसने बड़े प्यार और विश्वास से कहा कि अगर वे इसी तरह बचत करते रहे तो जल्द ही वह अपना खुद का छोटा काम शुरू करेगा और उसे रानी की तरह रखेगा। लेकिन प्रिया ने उन रुपयों को हिकारत और गुस्से से देखा और उन्हें एक ओर पटक दिया, मानो वे कागज के रद्दी टुकड़े हो। उसकी आंखों में अब वह प्रेम, सम्मान नहीं था जो शादी के शुरुआती दिनों में था, बल्कि एक अजीब सी शून्यता और धन की अंधी प्यास थी। उसने राहुल को ताना मारा कि खोखले वादों से ना तो पेट भरता है और ना ही समाज में इज्जत मिलती है, जिसे सुनकर राहुल का दिल किसी कांच की तरह टूट कर बिखर गया था और वो शब्दहीन रह गया था। शहर के बड़े और धूर्त व्यापारी राज सिंघानिया की काली छाया अब उनके गरीब खाने की दहलीज तक पहुंच चुकी थी, जो एक विषैले और चालाक नाग की तरह थी। राज अपनी बड़ी और चमकदार गाड़ी में जब भी उस संकरी गली से गुजरता, तो उसकी हवसी नजरें प्रिया पर ही टिकी रहती थी, और ये बात प्रिया को भी भली भांति पता थी। वो अक्सर किसी न किसी बहाने से राज की आलीशान दुकान के पास से गुजरती, जहां उसे झूठी तारीफें और रातों रात अमीर बनने के सुनहरे सपने परोसे जाते थे। राहुल, जो अपनी ईमानदारी और काम में दिन रात डूबा रहता था, उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी पीठ पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। वो तो अपनी सादगी में बस यही सोचता था कि अगर वो और थोड़ी ज्यादा मेहनत करेगा तो शायद प्रिया की वो खोई हुई हंसी और प्यार वापस ला सकेगा, जो अब कहीं गुम हो गया था प्रिया के मन।
में असंतोष और लालच का बीज अब एक विशाल और विषैले वृक्ष का रूप ले चुका था, जिसकी काली छांव में नैतिकता, संस्कार और वफादारी दम तोड़ रही थी। उसे लगता था कि उसका यौवन और सुंदरता इस गरीबी और धुएं में बर्बाद हो रहे हैं और उसे इसका कोई उचित मोल नहीं मिल रहा है। राज सिंघानिया ने उसे मुंबई की चमक धमक, ऊंची इमारतों और ऐशो आराम की जिंदगी का लालच दिया था, जो उसके लिए किसी स्वर्ग के सपने जैसा था। वो धीरे धीरे राहुल के पसीने की गंध और उसकी सादगी से नफरत करने लगी थी, जबकि राज के महंगे इत्र की खुशबू उसे मदहोश और आकर्षित करती थी। रात के सन्नाटे में जब राहुल दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में होता, प्रिया जागती रहती और उस कठोर निर्णय के बारे में सोचती, जो ना केवल उसका बल्कि राहुल का भी भाग्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। वह रात बनारस के इतिहास में और राहुल के जीवन में सबसे काली रातों में से एक थी, जब आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और हवाएं डरावनी आवाजें कर रही थी। राहुल को एक बहुत जरूरी काम से और कुछ बकाया पैसे वसूलने के लिए शहर के दूसरे छोर पर जाना पड़ा था, ताकि वह अगले दिन के काम के लिए कच्चा माल ला सके। बारिश की मोटी बूंदें टीन की छत पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो, जो आने वाली किसी बड़ी तबाही का संकेत दे रही थी। घर में अकेली प्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी छोटी सी पोटली बांधी, जिसमें उसके कुछ अच्छे कपड़े और राहुल द्वारा दी गई शादी की एकमात्र निशानी, एक चांदी की पायल थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक कठोर और स्वार्थी संकल्प था, जो किसी भी तरह के पश्चाताप से कोसों दूर था। राहुल जब भीगी हुई कमीज और कीचड़ से सने पैरों के साथ वापस अपने घर की ओर बढ़ रहा था, तो उसके मन में एक अजीब सी और अनजानी बेचैनी थी। रास्ते में उसने अपनी जेब में बचे आखिरी पैसों से प्रिया के लिए मोगरे के गजरे खरीदे थे, ये सोचकर कि शायद आज की बारिश और ये छोटी सी भेंट उनके बीच की दूरियों को मिटा देगी। गलियों में घुटनों तक पानी भरा हुआ था, लेकिन उसके कदम तेजी से घर की ओर बढ़ रहे थे, जहां उसका छोटा सा संसार बसता था। उसे क्या पता था कि जिस घर को वो अपना मंदिर मानता है और जिस पत्नी को वो देवी की तरह पूजता है, वहां की मूर्ति चोरी हो चुकी है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। न जाने क्यों आज उसे अपने ही घर का दरवाजा एक अजनबी जैसा और डरावना लग रहा था। जैसे ही उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, घर के भीतर का सन्नाटा बाहर के तूफान के शोर से भी ज्यादा गहरा, भारी और भयानक था। हमेशा जलने वाला दिया बुझा हुआ था और कमरे में एक अजीब सी शून्यता थी, जो उसकी रूह को चीर रही थी, जैसे कि वहां कोई कभी रहता ही ना हो। उसने कांपती और भीगी हुई आवाज में प्रिया का नाम पुकारा, प्रिया, प्रिया। लेकिन जवाब में केवल उसकी अपनी गूंज ही दीवारों से टकराकर वापस आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किसी अनहोनी की आशंका से उसका गला सूखने लगा और उसने जेब से माचिस निकालकर दिया रोशन किया। रोशनी होते ही उसकी नज़र खुली हुई अलमारी और फर्श पर बिखरे हुए सामान पर पड़ी। वहां सब कुछ था, बस वो इंसान नहीं था जो इस ईंट पत्थर के मकान को घर बनाता था। प्रिया का अस्तित्व वहां से पूरी तरह मिट चुका था। बिस्तर के पास एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा पड़ा था, जिसे देखते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो वहीं घुटनों के बल हताशा में बैठ गया। वो पत्र प्रिया ने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लिखाई में लिखा था, जिसमें उसने अपनी मजबूरियों, अधूरी इच्छाओं
और राहुल की गरीबी का हवाला दिया था। उसने लिखा था कि वह अब और घुट-घुट कर, दाने दाने को मोहताज होकर नहीं जी सकती और अपनी खुशियों की तलाश में एक नई दुनिया में जा रही है। शब्दों की मार किसी भी धारदार हथियार से ज्यादा गहरी और दर्दनाक थी, जिसने राहुल के पुरुषत्व, उसके स्वाभिमान और उसके निस्वार्थ प्रेम को लहूलुहान कर दिया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस औरत के लिए उसने अपना खून पसीना एक कर दिया, अपनी जवानी खपा दी, वह उसे इस तरह बीच में बेसहारा छोड़कर चली गई है। राहुल के बेजान हाथों से वह कागज छूटकर ठंडे जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि एक मूक और भयानक चीख निकली जो उसके गले में ही घुट कर रह गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बेरहमी से उसकी छाती से उसका धड़कता हुआ दिल निकाल लिया हो और उसे जिंदा छोड़ दिया हो। तड़पने के लिए बाहर बादलों की गर्जना और तेज हो गई। बिजली कड़कने लगी, मानो प्रकृति भी उसके इस गहरे दुख में विलाप कर रही हो। वह पागलों की तरह घर के कोने कोने में प्रिया को ढूंढने लगा। शायद वह कहीं छुपी हो, शायद ये कोई मजाक हो, या शायद ये कोई बुरा सपना हो जिससे वह अभी जाग जाएगा। लेकिन हकीकत की कड़वाहट उसके मुंह में जहर की तरह घुल चुकी थी और राज सिंघानिया का नाम उस पत्र में न होकर भी हर शब्द के पीछे शैतानी हंसी की तरह गूंज रहा था। क्रोध, अपमान और हताशा की एक तीव्र लहर ले उसे अपनी चपेट में ले लिया और उसकी लाल होती नजर उस करघे पर पड़ी जो वर्षों से उसकी रोजी रोटी का जरिया था। उसे अचानक लगा कि यही वो मशीन है, यही वो धागे हैं जिन्होंने उसे गरीब बनाए रखा, उसे गुलाम बनाए रखा और अंततः उसकी पत्नी को उससे छीन लिया। उसने पास रखा केरोसिन का तेल उठाया और पागलपन में उस लकड़ी के ढांचे पर छिड़क दिया जिससे उसने अनगिनत साड़ियां बुनी थी माचिस की तीली जलाते वक्त। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह विनाश की आग थी। लपटों ने देखते ही देखते उस सूखे करघे को घेर लिया और लकड़ी के जलने की चटकने वाली आवाज के साथ साथ राहुल के अंदर का वो सीधा साधा प्रेमी इंसान भी जलकर राख हो रहा था। आग की लपटें और काले धुएं का गुबार खिड़की से बाहर निकलते देखकर आसपास के लोग जाग गए और शोर मचाते हुए उसके घर की ओर बाल्टियां लेकर दौड़े। उन्होंने पानी डालकर भौतिक आग तो बुझा दी, लेकिन राहुल के जीवन और आत्मा में लगी आग को बुझाना किसी के बस की बात नहीं थी। लोगों की भीड़ में तरह तरह की फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई प्रिया के चरित्र पर उंगली उठा रहा था, तो कोई राहुल को नामर्द और असफल कहकर ताने दे रहा था। समाज की ये बातें, ये सहानुभूति के झूठे शब्द उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। वह कमरे के एक कोने में बुत बनकर बैठा रहा, कालिक से सना हुआ चेहरा और सुनी पथरीली आंखें, मानो वह किसी दूसरी दुनिया में चला गया हो जहां कोई दर्द या अपमान महसूस नहीं होता। अगले कुछ दिनों तक राहुल ने ना तो अन्न का एक दाना खाया और ना ही किसी से एक शब्द बात की। बस उस जले हुए करघे की काली राख को पागलों की तरह घूरता रहा। उसकी हालत एक चलती फिरती जिंदा लाश जैसी हो गई थी, जिसकी आत्मा बहुत पहले मर चुकी थी। इस असहनीय दर्द और यादों को भुलाने के लिए उसने वो रास्ता चुना जिससे वो और उसका परिवार हमेशा नफरत करता था, शराब का रास्ता। सस्ती और देसी शराब की कड़वाहट जब उसके गले को जलाती हुई नीचे उतरती, तो उसे कुछ पल के लिए अपनी बदनसीबी और प्रिया की बेवफाई भूलने में मदद मिलती।
अब वो मेहनती और सम्मानित बुनकर नहीं था, बल्कि एक ऐसा शराबी बन गया था जो अपनी ही परछाई से डरता था और दिन भर नशे में धुत होकर गलियों में बड़बड़ाता रहता था। साहूकारों और कच्चा माल देने वाले व्यापारियों को जब खबर मिली कि राहुल का काम बंद हो गया है, उसने अपना करघा जला दिया है और उसकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई है, तो वे गिद्धों की तरह उस पर टूट पड़े। वे उसके घर आए और बचा खुचा सामान, बर्तन, यहाँ तक कि जला हुआ लकड़ी का मलबा भी उठा ले गए। उन्होंने उसे गंदी गालियां दी, धक्के मारे और उसे सरेआम जलील किया। राहुल ने कोई विरोध नहीं किया, ना ही उसने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी, क्योंकि उसका आत्मसम्मान तो प्रिया के जाने के साथ ही खत्म हो चुका था। उसे अब इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसे क्या कहते हैं या उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। वो बस एक गहरे अंधेरे कुएं में गिरता जा रहा था। अंततः उस घर की दीवारों का दम घोटने वाला माहौल उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जहां हर कोने में, हर दीवार पर प्रिया की यादें और उसकी हंसी की गूंज बसी थी। उसने एक कठोर निर्णय लिया कि वह इस शापित जगह को छोड़ देगा, जहां उसने अपना सब कुछ, प्रेम, सम्मान और सपना खोया है। फटे हुए कपड़ों, बड़ी हुई दाढ़ी और लड़खड़ाते कदमों के साथ वो उस घर से बाहर निकला जिसे उसने कभी अपने सपनों का महल समझा था। गलियों के आवारा कुत्ते उस पर भौंक रहे थे और बच्चे उसे पागल समझकर पत्थर मार रहे थे, लेकिन वह अपनी धुन में बिना पीछे मुड़े चलता गया। उसका कोई गंतव्य नहीं था, बस उसके अनजाने कदम उसे गंगा के घाटों की ओर ले जा रहे थे, जहां जीवन और मृत्यु का मिलन होता है। गंगा के घाट पर शाम की भव्य आरती की तैयारी हो रही थी। सैकड़ों घंटियों की आवाज और पुजारियों के मंत्रों का जाप वातावरण में गूंज रहा था, लेकिन राहुल के लिए ये सब पवित्र शोरगुल बेईमानी था। उसके अंदर तो केवल सन्नाटा, चीखे और हाहाकार था। वह मणिकर्णिका घाट के पास जाकर एक पत्थर पर बैठ गया, जहां कई चिताएं एक साथ जल रही थी और हवा में मांस और लकड़ी के जलने की गंध थी। उसने धुएं को देखते हुए सोचा कि उन जलती हुई लकड़ियों और उसके जीवन में क्या फर्क है। दोनों ही अंततः राख बनने के लिए अभिशप्त है। नदी की काली लहरें उसे अपनी ओर बुला रही थी, मानो कह रही हो कि उसकी सारी पीड़ा, सारे अपमान को अपने शीतल आगोश में समा लेने के लिए वे तैयार है। उसने नदी के ठंडे और गहरे काले पानी को देखा और एक क्षण के लिए उसके कमजोर मन में विचार आया कि क्यों ना इस दर्दनाक किस्से को यही हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। प्रिया के बिना, सम्मान के बिना, धन के बिना और रोजगार के बिना जीने का क्या अर्थ है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। पानी उसके नंगे पैरों को छूने लगा, ठंडा और निमंत्रण देता हुआ। लेकिन तभी उसके कानों में बचपन में अपनी माँ के कहे हुए शब्द गूंज उठे कि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है और कायरता की निशानी है। जीवन संघर्ष का नाम है। वह ठिठक गया। जीवन और मृत्यु के बीच की उस पतली और अदृश्य रेखा पर खड़ा होकर कांपने लगा, जहां उसकी आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। उसी वक्त शहर से दूर एक आलीशान होटल के वातानुकूलित कमरे में राज सिंघानिया महंगी शराब का जाम हाथ में लिए अपनी जीत का जश्न मना रहा था। प्रिया उसके पास मखमल के सोफे पर बैठी थी, नई रेशमी साड़ियों और सोने के भारी गहनों से लदी हुई, लेकिन उसकी हंसी में वो खनक और मासूमियत नहीं थी जो कभी राहुल के साथ हुआ करती थी। राज ने क्रूरता से हंसते हुए कहा
कि उसने एक मामूली बुनकर को उसकी असली औकात दिखा दी है। प्रिया ने खिड़की से बाहर देखा, जहां बारिश अभी भी हो रही थी, और उसके दिल के किसी कोने में एक हल्की सी टीस उठी। एक अजीब सा डर लगा। वो नहीं जानती थी कि जिस आदमी को उसने छोड़ा है वो इस वक्त मौत के मुहाने पर खड़ा है। राहुल की बची खुची हिम्मत अब जवाब दे गई थी, और वो वहीं घाट की ठंडी और गीली सीढ़ियों पर गिर पड़ा। बारिश और शराब के नशे ने उसे पूरी तरह बेसुध कर दिया था। कीचड़ और गंदगी में लिपटा वो इंसान जो कभी बनारस का बेहतरीन रेशम बुनता था, आज कचरे के ढेर की तरह उपेक्षित पड़ा था। दुनिया उसके लिए खत्म हो चुकी थी। गहरा अंधेरा उसकी आंखों के सामने छा गया था। लेकिन नियति को, उस ऊपर वाले को, कुछ और ही मंजूर था। ये अंत नहीं था, बल्कि एक नए, कठिन और दर्दनाक अध्याय की शुरुआत थी। उसे नहीं पता था कि सुबह का सूरज उसके लिए कौन सा नया संदेश लेकर आएगा, या शायद वो सुबह कभी देखेगा भी या नहीं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बस धागे बुरी तरह उलझ गए थे। अगली सुबह जब सूर्य की तीखी किरणें राहुल के चेहरे पर पड़ी, तो उसकी आंखें भारीपन और जलन के साथ खुली। उसके सिर में ऐसा दर्द हो रहा था मानो किसी ने हथौड़े से प्रहार किया हो, और मुंह का स्वाद कड़वा और कसैला था। वो मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियों पर एक लावारिस कुत्ते की तरह पड़ा था, जहां जीवन और मृत्यु का अंतर मिट जाता है। उसके आसपास भिखारियों और साधुओं की भीड़ जमा होने लगी थी, और हवा में फूलों, धूप और जलती हुई चिताओं की मिश्रित गंध तैर रही थी। राहुल ने अपने गंदे और कीचड़ से सने कपड़ों को देखा, और उसे खुद से ही घिन आने लगी। कल रात का नशा उतर चुका था, लेकिन हकीकत का नशा अब उसे और भी अधिक दर्द दे रहा था। उसे याद आया कि उसका घर उजड़ चुका है, उसकी कला जलकर राख हो चुकी है, और वो अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया है। भूख ने उसके पेट में मरोड़ उठाई, लेकिन उसके पास ना तो पैसा था और ना ही भोजन मांगने का साहस। वह उन सीढ़ियों पर बैठकर गंगा के प्रवाह को शून्य नजरों से देखता रहा, जहां लोग अपने पाप धोने आते हैं। लेकिन उसे लग रहा था कि उसका पूरा अस्तित्व ही पाप बन गया है। पास ही कुछ श्रद्धालु स्नान कर रहे थे और सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उनके चेहरों पर शांति और विश्वास था। यह दृश्य राहुल के अंदर ईर्ष्या और क्रोध की एक नई लहर पैदा कर रहा था। उसे लगा कि ईश्वर ने उसके साथ धोखा किया है। उसने हमेशा धर्म और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कोशिश की, फिर भी उसे यह सजा मिली। क्या वफादारी का यही इनाम होता है क्या? मेहनत का फल यही अपमान है? इन सवालों ने उसके दिमाग को एक ऐसे भंवर में फंसा दिया था जहां से निकलना उसे असंभव लग रहा था। तभी भीड़ के बीच से एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, जिसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी और आंखों में एक गहरी चमक थी। यह चाचा शर्मा थे, जो कभी बनारस के सबसे हुनरमंद और सम्मानित बुनकर हुआ करते थे। लेकिन अब उन्होंने दुनियादारी छोड़कर संन्यास ले लिया था और घाटों पर ही रहते थे। उन्होंने राहुल को इस दयनीय अवस्था में देखा तो उनके चेहरे पर आश्चर्य नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा उभर आई। वे राहुल के पास आए और बिना कुछ कहे उसके कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में एक ऐसा अपनापन और गर्मी थी जिसने राहुल के पत्थर हो चुके दिल को झकझोर दिया। चाचा शर्मा ने अपनी झोली से एक कुल्हड़ चाय और कुछ बिस्किट निकाले और राहुल के कांपते हाथों में थमा दिए।
राहुल की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसे याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उसे इतनी इज्जत से कब देखा था। चाचा शर्मा ने राहुल के बगल में बैठते हुए गंभीर स्वर में कहा, धागा टूटने से जुलाहा मर नहीं जाता राहुल, अगर तानी टूट जाए तो उसे फिर से पिरोया जाता है, करघे को आग नहीं लगाई जाती। राहुल ने शर्म से सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे चाचा उसकी आत्मा के अंदर झांक रहे हैं और उसकी मूर्खता को देख रहे हैं। उसने रुंधे गले से अपनी पूरी कहानी बयां कर दी। प्रिया का धोखा, राज सिंघानिया की चालबाजी, अपना अपमान और वह पागलपन जिसमें उसने अपनी रोजी रोटी के साधन को जला दिया। उसने कहा कि अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं बचा है, वो बस मौत का इंतजार कर रहा है। चाचा शर्मा ने उसकी बातें शांति से सुनी, जैसे कोई पुराना डॉक्टर मरीज की नब्ज टटोल रहा हो, और फिर गंगा की ओर इशारा करते हुए बोले, देखो इस नदी को, इसमें शहर की सारी गंदगी गिरती है, लाशें बहती है, फिर भी ये अपनी पवित्रता नहीं खोती और ना ही बहना बंद करती है। चाचा ने उसे समझाया कि जीवन में सबसे बड़ा प्रतिशोध शत्रु को मारना या खुद को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि उस शत्रु से भी ऊंचा उठकर दिखाना है। उन्होंने कहा, राज सिंघानिया ने तुमसे तुम्हारी पत्नी छीनी है, तुम्हारा हुनर नहीं, प्रिया ने तुम्हारा साथ छोड़ा है, लेकिन तुम्हारी किस्मत ने अभी तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा है, इसीलिए तुम आज जिंदा हो। जो चला गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, वो बस तुम्हारे जीवन के ताने बाने में एक कच्चा धागा था जिसे टूटना ही था। राहुल के दिमाग में ये शब्द गूंजने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी आत्महत्या या उसका पतन ही राज और प्रिया की असली जीत होगी। अगर वो आज हार मान लेता है तो वो साबित कर देगा कि वो वाकई एक कमजोर और असफल इंसान था। क्या वो उन्हें ये संतुष्टि देना चाहता है, उसके अंदर का स्वाभिमान जो राख के ढेर के नीचे दबा हुआ था, धीरे धीरे चिंगारी बनकर सुलगने लगा। राहुल ने कांपते हुए पूछा, लेकिन चाचा, मैं अब क्या करूं? मेरे पास ना पैसा है, ना करघा और ना ही कोई उम्मीद। मैं तो अपना सब कुछ जला चुका हूं चाचा। शर्मा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पास वह 2 हाथ है जिनमें माँ सरस्वती का वास है, और यह दिमाग है जिसमें हजारों नए डिजाइन छिपे हैं। संसाधन तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर हौसला टूट गया तो कुबेर का खजाना भी कम पड़ेगा। तुम्हें अपनी राख से फिर से उठना होगा, उस फिनिक्स पक्षी की तरह जिसके बारे में विदेशी कहानियों में कहा जाता है। चाचा ने उसे याद दिलाया कि बनारस का असली रेशम मशीनों से नहीं, बल्कि बुनकर के खून पसीने और आंसुओं से बनता है। अब उसके पास दर्द का वो सागर है जिसे वह अपनी कला में उतार सकता है। दर्द से बुना गया कपड़ा दुनिया के किसी भी रेशम से ज्यादा कीमती और सुंदर होगा। चाचा शर्मा उसे पकड़कर गंगा के पानी तक ले गए और कड़क आवाज में आदेश दिया, जाओ, इस पानी में डुबकी लगाओ और अपने पुराने कमजोर और रोने वाले राहुल का अंतिम संस्कार कर दो। जब तुम पानी से बाहर निकलो तो एक नया इंसान बनकर निकलना, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि दूसरों को देने वाला बनेगा। राहुल ने कप कपाते हुए पानी में कदम रखा। गंगा का पानी ठंडा था, जिसने उसके शरीर में एक सिहरन पैदा कर दी। उसने 3 बार डुबकी लगाई पानी के अंदर। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे नदी उसकी सारी गंदगी, सारी थकान और सारे अतीत को अपने साथ बहा कर ले जा रही हो। जब वो पानी से बाहर आया तो सूरज की रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे लगा जैसे उसका पुनः जन्म हुआ है।
वो टूटा हुआ पति नहीं था, बल्कि एक योद्धा था जो युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार था। नदी से बाहर आकर उसने अपनी जेब में पड़ी शराब की आधी बोतल निकाली। एक पल के लिए उसने उसे देखा, वो जहर जो उसे पिछले कुछ दिनों से सहारा दे रहा था। फिर उसने पूरी ताकत से उस बोतल को पत्थर पर दे मारा। कांच के टूटने की खनखनाहट ने उसके नए संकल्प की घोषणा कर दी। उसने कसम खाई कि जब तक वह अपनी खोई हुई इज्जत वापस नहीं पा लेता और राज सिंघानिया के साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर लेता, तब तक वह आराम नहीं करेगा। चाचा शर्मा मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि लोहे ने आग पकड़ ली है। उन्होंने राहुल को अपना एक पुराना धुला हुआ कुर्ता दिया और कहा, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे पास ज्ञान और संपर्क है। शहर के पुराने हिस्से में एक छोटा सा बंद पड़ा कारखाना है जिसका मालिक मेरा पुराना मित्र है। वो शायद तुम्हें एक मौका दे दे। उस दोपहर राहुल चाचा शर्मा के साथ बनारस की गलियों में फिर से चल पड़ा, लेकिन इस बार उसकी चाल में लड़खड़ाहट नहीं थी, बल्कि एक ठोस इरादा था। लोग उसे अब भी अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन राहुल को अब उनकी परवाह नहीं थी। उसका ध्यान अब केवल अपने लक्ष्य पर था। करघा, उसे फिर से धागों को छूना था। वे एक पुरानी हवेली के पीछे बने एक जर्जर गोदाम में पहुंचे। वहां धूल और मकड़ी के जालों के बीच कुछ पुराने करघे पड़े थे। मालिक, एक खड़ूस बूढ़ा, पहले तो राहुल को काम देने से हिचकिचाया। उसकी हालत देखकर उसे शराबी समझा, लेकिन चाचा शर्मा की गारंटी और राहुल की आंखों में जलती हुई आग को देखकर उसने उसे एक टूटे हुए करघे पर काम करने की अनुमति दे दी, इस शर्त पर कि वह उसे केवल दिहाड़ी देगा, कोई अग्रिम भुगतान नहीं। राहुल ने बिना किसी शिकायत के उस टूटे हुए करघे की सफाई शुरू कर दी। उसने तेल लगाकर उसके जाम पुर्जों को खोला, टूटे हुए तारों को बदला और फर्श की धूल साफ की। जैसे जैसे वह करघे को ठीक कर रहा था, वैसे वैसे वह अपने बिखरे हुए जीवन को भी समेट रहा था। शाम होते होते उस वीरान गोदाम में फिर से खटखट की आवाज गूंजने लगी। ये आवाज उसके पुराने घर की आवाज से अलग थी। इसमें अब एक आक्रामकता थी, एक जिद थी। उसने जो पहला धागा पिरोया वो काले रंग का था, उसके शोक और अंधेरे का प्रतीक। उसने फैसला किया कि वो अब पारंपरिक घिसे पिटे डिजाइन नहीं बनाएगा। वो उन डिजाइनों को जन्म देगा जो उसने अपनी रातों की तड़प में देखे हैं। उसका काम अब केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को अभिव्यक्त करने के लिए होगा। काम खत्म करने के बाद रात के सन्नाटे में वो गोदाम की छत पर बैठा। नीचे शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी। दूर कहीं राज सिंघानिया की हवेली भी रोशन थी, जहां शायद महफिल जमी होगी। राहुल ने उस दिशा में देखा, लेकिन अब उसके मन में जलन की जगह एक ठंडी गणनात्मक शांति थी। उसे समझ आ गया था कि कर्म का चक्र, कलयुग का न्याय तभी घूमता है जब इंसान अपने कर्म करता है। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन अपनी माँ और ईश्वर से क्षमा मांगी कि उसने आत्महत्या का विचार किया। अब मैं नहीं मरूंगा, उसने हवा में फुसफुसाया। अब मैं जीऊंगा और ऐसा जीऊंगा कि दुनिया देखेगी। प्रिया ने एक बुनकर को छोड़ा था, लेकिन जिस दिन वो मुझे दोबारा देखेगी, उसे एक बादशाह दिखाई देगा। अगले कुछ हफ्ते राहुल के लिए तपस्या से कम नहीं थे। वो दिन में 18-18 घंटे काम करता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, उंगलियों से खून रिसने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। चाचा शर्मा अक्सर आते, उसे भोजन देते
और उसे पुराने दुर्लभ बनारसी डिजाइनों के बारे में बताते जो अब लुप्त हो रहे थे। राहुल उन प्राचीन विद्याओं को अपनी नई सोच के साथ मिलाने लगा। वो भूखा रहता, लेकिन महंगे और बेहतरीन रेशम के धागे खरीदने में अपनी सारी कमाई लगा देता। आसपास के दूसरे मजदूर उसका मजाक उड़ाते कि ये पागल फिर से वही गलती कर रहा है। लेकिन राहुल बहरा बन चुका था। उसका संवाद अब केवल उसके करघे और धागों से होता था। वह एक ऐसी साड़ी बुन रहा था जो उसकी वापसी का बिगुल बनने वाली थी। एक ऐसी कृति जिसमें उसका पूरा दर्द और पुनर्जन्म समाया हुआ था। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, राहुल ने अपनी पहली उत्कृष्ट कृति, मास्टरपीस पूरी की। उसने उस साड़ी को फैलाया। वह गहरे नीले रंग की थी, जिस पर चांदी की जरी का काम ऐसा लग रहा था मानो काली रात में तारे चमक रहे हो। उसका बॉर्डर लाल था, जो उसके दिल के जख्मों और विजय की कामना का प्रतीक था। यह साधारण साड़ी नहीं थी, यह एक कविता थी, एक कहानी थी। उसे देखकर चाचा शर्मा की आंखों में भी पानी आ गया। उन्होंने राहुल के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, अब तुम्हारा समय आ गया है। कल हम इसे शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास लेकर जाएंगे। राज सिंघानिया के पास नहीं, बल्कि उसके प्रतिद्वंदी के पास। राहुल मुस्कुराया नहीं, बस उसने उस साड़ी को ऐसे सहलाया जैसे कोई पिता अपनी नवजात संतान को सहलाता है। उस रात राहुल को महीनों बाद सुकून की नींद आई। उसे सपने में प्रिया नहीं, बल्कि चमकते हुए करघे और सोने के धागे दिखाई दिए। उसने जान लिया था कि प्रेम इंसान को कमजोर बना सकता है, लेकिन टूटा हुआ दिल इंसान को अजेय बना सकता है। उसने अपने आंसुओं का सौदा कर लिया था और बदले में सफलता का वचन ले लिया था। बनारस की हवा में अब एक नए सेठ के उदय की गंध घुल रही थी। हालांकि अभी किसी को इसकी खबर नहीं थी। ये तूफान से पहले की शांति थी। राहुल तैयार था, भाग्य से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपना भाग्य खुद लिखने के लिए। टूटे हुए धागे अब जुड़ चुके थे और एक नई तकदीर का ताना बाना बुना जा रहा था। बनारस का सर्राफा बाजार अपनी पुरानी रौनक और शोरगुल के साथ जाग चुका था, जहां हर दुकान से सोने, चांदी और रेशम की चमक बिखर रही थी। राहुल और चाचा शर्मा ने जब गुप्ता जी की प्रतिष्ठित दुकान में कदम रखा, तो दरबान ने उनके साधारण कपड़ों को देखकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन चाचा शर्मा की प्रभावशाली आवाज और आत्मविश्वास ने उसे पीछे हट जाने पर मजबूर कर दिया। दुकान के भीतर मोटे गद्दे पर बैठे गुप्ता जी, जो राज सिंघानिया के सबसे पुराने प्रतिद्वंदी माने जाते थे, अपनी बही खातों में उलझे हुए थे। राहुल ने बिना कोई शब्द कहे अपनी झोली से वह नीली साड़ी निकाली और गुप्ता जी के सामने मेज पर फैला दी। रेशम के खुलते ही ऐसा लगा मानो कमरे में बिजली कौंध गई हो। साड़ी की बनावट, उसके रंग और जरी की महीन कारीगरी ने वहां मौजूद हर शख्स को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया था। गुप्ता जी ने अपना चश्मा ठीक किया और साड़ी को हाथ लगाया। उनका जौहरी जैसा अनुभव तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण कपड़ा नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ कलाकृति है। उन्होंने हैरानी से राहुल की ओर देखा, जिसे कल तक लोग एक पागल शराबी समझते थे। राहुल की आंखों में अब वह पुरानी दीनता नहीं थी, बल्कि एक कलाकार का स्वाभिमान था। उसने शांत स्वर में कहा कि यह साड़ी केवल एक नमूना है और उसके दिमाग में ऐसे हजारों डिजाइन कैद है जो बनारस ने पहले कभी नहीं देखे। गुप्ता जी ने तुरंत उस साड़ी की मुंह मांगी कीमत अदा की,
जो राहुल की पिछली कई महीनों की कमाई से भी ज्यादा थी। उस पैसे को हाथ में लेते समय राहुल के हाथ नहीं कांपे, क्योंकि उसे पता था कि यह उसके आंसुओं का नहीं बल्कि उसके हुनर का असली मोल है। दुकान से बाहर निकलते ही चाचा शर्मा ने सुझाव दिया कि राहुल को अपने लिए कुछ नए कपड़े और अच्छा खाना खरीदना चाहिए, लेकिन राहुल ने विनम्रता से सिर हिला दिया। वह सीधा कच्चे माल की थोक मंडी गया और अपनी पूरी कमाई से बेहतरीन गुणवत्ता का रेशम और असली सूरत की जरी खरीदी। उसने अपनी भूख और आराम को त्याग कर अपनी पूंजी को अपने व्यवसाय की नींव बनाने का फैसला किया था। उसने शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा लेकिन पक्का कमरा किराए पर लिया, जिसे उसने अपनी कार्यशाला यानी वर्कशॉप बनाया। अब वह किसी और के लिए मजदूरी नहीं करेगा, बल्कि अपना खुद का माल तैयार करेगा और अपनी शर्तों पर बेचेगा। यह एक जुआ था, लेकिन जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो, वह सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। राहुल ने करघे पर जो नई दुनिया रचने शुरू की, वह पारंपरिक फूल पत्तियों और तोतों के डिजाइनों से बिल्कुल अलग थी। उसके डिजाइनों में ज्यामितीय आकृतियां थी, तीखे कोने थे और गहरे रहस्यमयी रंग थे, जो उसके दिल के तूफानों को बयां करते थे। उसने विरह जुदाई नाम की एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें साड़ियों के रंग शाम के धुंधलेपन से लेकर रात के गहरे सन्नाटे तक जाते थे। हर धागा एक कहानी कहता था, हर गांठ एक दर्द को बांधती थी। यह बनारसी साड़ी की परिभाषा को बदलने वाला प्रयोग था। वह दिन रात एक जुनून की तरह काम करता। उसकी उंगलियां मशीन की तरह चलती, लेकिन उसका दिमाग एक शांत झील की तरह स्थिर रहता। उसे अब न प्रिया की याद आती थी और ना ही राज का गुस्सा। बस उसे अपनी कला को शिखर पर ले जाना था। जब राहुल की ये नई साड़ियां बाजार में आई, तो शुरू में व्यापारियों ने नाक भौं से कोड़ी कि ऐसे उदास और गहरे रंग कौन खरीदेगा। लेकिन कला की असली पहचान पारखी को होती है। शहर की अमीर और आधुनिक महिलाओं को राहुल का काम भा गया। उन्हें उन साड़ियों में एक अलग तरह की क्लास और गहराई नजर आई, जो बाजारू चमक धमक से कोसों दूर थी। देखते ही देखते राहुल की साड़ियां एक स्टेटस सिंबल बनने लगी, जो औरतें राज सिंघानिया की दुकान से वही पुराने डिजाइन खरीद कर ऊब चुकी थी। वे अब गुप्ता जी की दुकान पर राहुल के नए स्टॉक का इंतजार करने लगी। विडंबना यह थी कि जिस दर्द ने राहुल को तोड़ दिया था, वही दर्द अब फैशन बनकर अमीरों के बदन पर सज रहा था और उसे माला माल कर रहा था। काम का बोझ बढ़ने लगा और अकेले राहुल के लिए मांग पूरी करना असंभव हो गया। उसे अब और हाथों की जरूरत थी, लेकिन वह किसी भी अनजान व्यक्ति को भर्ती नहीं करना चाहता था। उसने चाचा शर्मा की मदद से उन पुराने और हुनरमंद बुनकरों को ढूंढा, जो राज सिंघानिया जैसे व्यापारियों के कर्ज शोषण के नीचे दबे हुए थे। राहुल ने उन्हें अपने पास बुलाया और वह प्रस्ताव दिया जो उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था, नकद वेतन और मुनाफे में हिस्सेदारी। उसने उनसे कहा, मैं मालिक नहीं, तुम्हारा साथी हूं। हम सब मिलकर धागा बुनेंगे। और अपनी किस्मत दी। उन मजदूरों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई और राहुल के छोटे से कारखाने में अब 10 करघे एक साथ चलने लगे। राहुल का प्रबंधन करने का तरीका सख्त लेकिन न्यायपूर्ण था। उसने अपने कारखाने में अनुशासन के कड़े नियम बनाए, समय की पाबंदी और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। वह खुद सबसे पहले आता और सबसे अंत में जाता, जिससे उसके कारीगरों के मन में उसके प्रति अपार सम्मान पैदा हो गया। वह जानता था कि एक छोटी सी गलती भी उसे वापस सड़क पर ला सकती है।
उसने अपने मुनाफे का एक एक पैसा समझदारी से निवेश किया। उसने पुरानी मशीनों को सुधारा और नई तकनीकों को सीखा। वह कार के लिए समझदारी से उसके कारीगरों को गाड़ी में अब केवल एक बुनकर नहीं रहा था, वह एक व्यापारी की तरह सोचने लगा था। कच्चे माल की कीमतों पर नजर रखना, बाजार के उतार चढ़ाव को समझना और ग्राहकों की पसंद का अनुमान लगाना। धीरे धीरे बनारस के कपड़ा बाजार में एक नई हवा बहने लगी। व्यापारियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई कि कोई नया खिलाड़ी आया है जो अद्भुत माल बना रहा है। राज सिंघानिया, जो अपने अहंकार और ऐश्वर्य में डूबा हुआ था, उसने शुरू में इन खबरों को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि कोई मामूली कारीगर भला उसके साम्राज्य को क्या चुनौती देगा। लेकिन जब उसके कुछ पुराने और वफादार ग्राहक टूटने लगे और गुप्ता जी की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी, तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसने अपने मुनीम को पता लगाने भेजा कि ये राहुल कौन है। जब उसे सच्चाई का पता चला कि ये वही शराबी पति है जिसकी पत्नी को उसने भगाया था, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार एक अदृश्य भय ने जकड़ लिया। उधर राहुल की आर्थिक स्थिति में भी जमीन आसमान का अंतर आ गया था। उसने उस गंदे इलाके को छोड़ दिया था और शहर के एक अच्छे मोहल्ले में एक साफ सुथरा मकान किराए पर ले लिया था। अब वह फटे हुए कपड़ों में नहीं, बल्कि साफ सफेद कुर्ते और पायजामे में नजर आता था। उसके चेहरे की दाढ़ी अब सलीके से तराशी हुई थी और आंखों में एक ऐसी तेज चमक थी जिसे देखकर लोग नजरें झुका लेते थे। लेकिन धन ने भ्रष्ट नहीं किया था। वह अब भी जमीन पर सोता था और सादा भोजन करता था। उसके लिए पैसा भोग विलास का साधन नहीं, बल्कि शक्ति और सुरक्षा का हथियार था। वह हर रात अपनी तिजोरी में रखे पैसों को नहीं, बल्कि अपने बढ़ते हुए साम्राज्य के नक्शे को देखता था। समय के साथ राहुल ने अपनी खुद की ब्रांडिंग शुरू की, मुक्ति नाम से। ये नाम उसके अतीत से मुक्ति और उसके कारीगरों की गरीबी से मुक्ति का प्रतीक था। उसने सीधे बड़े शहरों के बुटीक और शोरूम से संपर्क करना शुरू कर दिया, बीच के दलालों को हटाते हुए। उसकी अंग्रेजी कमजोर थी, लेकिन उसके उत्पाद की भाषा इतनी सशक्त थी कि दिल्ली और मुंबई के खरीदार भी उसे मना नहीं कर पाते थे। राहुल ने सीख लिया था कि व्यापार में भावनाएं कमजोरी होती है, इसलिए वह सौदेबाजी करते वक्त पत्थर की तरह सख्त हो जाता था। वह वही राहुल था जो कभी चंद रुपयों के लिए गिड़गिड़ाता था, लेकिन आज वह लाखों के ऑर्डर पर बिना पलक झपकाए हस्ताक्षर कर रहा था। एक शाम चाचा शर्मा उसके नए कार्यालय में आए और उसे देखकर मुस्कुराए। राहुल अब राहुल सेठ बनता जा रहा था। चाचा ने कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, लेकिन याद रखना, ऊंचाई पर हवा तेज होती है। अपने पैर जमाए रखना। राहुल ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा, चाचा, मैं अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरी जड़ें मेरी गरीबी और मेरा अपमान है। उसने चाचा शर्मा को अपने कारखाने का मुख्य निरीक्षक बना दिया, ताकि गुणवत्ता पर हमेशा नजर रहे। ये राहुल का तरीका था उन लोगों का कर्ज चुकाने का, जिन्होंने बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। वो जानता था कि वफादारी खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है। कारोबार बढ़ने के साथ साथ राहुल ने अपने प्रतिस्पर्धियों की चालों को भी समझना शुरू कर दिया था। राज सिंघानिया ने उसके माल की नकल करने की कोशिश की, सस्ते धागे और घटिया रंगों का इस्तेमाल करके बाजार में नकली मुक्ति साड़ियाँ उतारी। लेकिन राहुल ने इसका जवाब कानूनी लड़ाई से नहीं, बल्कि और भी बेहतरीन गुणवत्ता देकर दिया।
उसने अपने हर उत्पाद पर एक विशेष होलोग्राम और प्रमाण पत्र देना शुरू किया, जिससे ग्राहकों का विश्वास उस पर और दृढ़ हो गया। उसने राज की चाल को उसी पर उल्टा भारी कर दिया। जनता समझ गई कि असली सोना कौन सा है और पीतल कौन सा। राहुल की यह रणनीतिक जीत राज के मुंह पर एक करारे तमाचे जैसी थी। सर्दियों की एक रात राहुल अपने कारखाने की छत पर अकेला खड़ा था। नीचे उसके कर्मचारी रात की पाली में काम कर रहे थे। खटखट की आवाज अब संगीत की तरह लग रही थी। उसने दूर गंगा के उस पार देखा जहां धुंध छाई हुई थी। उसने महसूस किया कि वह सफल हो गया है। उसके पास अब वह सब कुछ है जिसकी प्रिया ने कभी मांग की थी, पैसा, इज्जत, घर। लेकिन अजीब बात थी कि उसे अब प्रिया को ये सब दिखाने की कोई उतावली नहीं थी। उसका दिल अब एक खाली कमरे जैसा था, जो कीमती फर्नीचर से भरा तो था, लेकिन उसमें रहने वाला कोई नहीं था। उसे ये अकेलापन अब काटने को नहीं दौड़ता था, बल्कि ये उसका साथी बन गया था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और महसूस किया कि वह अब किसी पर निर्भर नहीं है, ना भावनात्मक रूप से और ना ही आर्थिक रूप से। अगले दिन राहुल ने एक बड़ा निर्णय लिया। वह अब किराए के कारखाने में काम नहीं करेगा। उसने शहर के औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ी जमीन खरीदने का सौदा पक्का किया। यह वही जमीन थी जिसे कभी राज सिंघानिया खरीदना चाहता था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण नहीं खरीद पाया था। राहुल ने नकद भुगतान करके वह जमीन अपने नाम करवा ली। यह खबर पूरे बनारस में जंगल की आग की तरह फैल गई। एक समय का मामूली बुनकर अब शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों की कतार में खड़ा होने जा रहा था। यह केवल जमीन का टुकड़ा नहीं था, यह राहुल की विजय पताका थी, जो उसने अपने दुश्मनों की छाती पर गाड़ दी थी। अब वह तैयार था अपनी अंतिम छलांग के लिए। उसने अपने डिजाइनरों और कारीगरों की एक बैठक बुलाई और घोषणा की कि वे अब केवल साड़ियां नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए वस्त्र बनाएंगे। उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी थी, एक ऐसा नशा जो शराब से भी ज्यादा तेज था, जीत का नशा। उसने अपने अतीत के हर घाव को एक सीढ़ी बना लिया था। राहुल जानता था कि राज सिंघानिया अब चुप नहीं बैठेगा, वो वार करेगा, और राहुल उस वार का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब वो निहत्था नहीं था उसके पास। दौलत की ढाल और सफलता की तलवार थी। खेल अब बराबरी का नहीं था, अब पलड़ा राहुल की ओर झुक चुका था। समय का पहिया अपनी निर्बाध गति से घूमता रहा और बनारस के घाटों से टकराने वाली गंगा की लहरों ने पिछले 5 वर्षों में न जाने कितनी कहानियों को बनते और बिगड़ते देखा। वो शहर जो कभी राहुल की गरीबी और लाचारी का मूक गवाह था, आज उसकी सफलता के गीत गा रहा था। राहुल अब वो पुराना झुका हुआ बुनकर नहीं था, बल्कि बनारस के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली वस्त्र उद्योगपति राहुल सेठ के रूप में जाना जाता था। उसकी कंपनी मुक्ति सिल्क का टर्नओवर अब करोड़ों में था और उसके डिजाइनों की मांग न केवल भारत में बल्कि विदेशों तक थी। उसने शहर के पॉश इलाके में एक आलीशान बंगला बनवाया था, जिसके दरवाजे पर वर्दीधारी गार्ड खड़े रहते थे और गैराज में विदेशी गाड़ियां चमकती थी। लेकिन इतनी दौलत और शोहरत के बीच भी राहुल की आंखों में एक ठहरा हुआ सागर था, एक ऐसी गंभीरता जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी थी और जो दूसरों से अलग बनाती थी। उधर कर्म के विधान ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था और राज सिंघानिया का पाप का घड़ा भर चुका था। शराब, जुए की लत और सट्टेबाजी ने राज के पुश्तैनी कारोबार को दीमक की तरह चाट लिया था।
उसने बाजार से भारी कर्ज उठा रखा था और जब वह उसे चुकाने में असमर्थ हो गया तो बैंकों ने उसकी संपत्ति को कुर्क करना शुरू कर दिया। जिस हवेली और कारखाने पर राज को इतना घमंड था, जहां उसने कभी प्रिया को ऐश्वर्य के झूठे सपने दिखाए थे, आज वही नीलाम होने की कगार पर थे। शहर भर में चर्चा थी कि राज सिंघानिया दाने दाने को मोहताज हो गया है और लेनदार उसे ढूंढ रहे हैं। ये वही राज था जो कभी लोगों को अपनी उंगली पर नचाता था। आज वो खुद अपनी किस्मत के हाथों का खिलौना बन चुका था। नियति ने उसे अर्श से फर्श पर पटक दिया था। नीलामी के दिन शहर के टाउन हॉल में भारी भीड़ जमा थी, जिसमें बड़े बड़े व्यापारी और तमाशबीन शामिल थे। राज सिंघानिया एक कोने में फटे हाल बिखरे बालों और शराब के नशे में धुत बैठा था, अपनी ही बर्बादी का तमाशा देखने के लिए। जब नीलामी शुरू हुई तो कई लोगों ने बोलियां लगाई, लेकिन माहौल तब शांत हो गया जब एक काली चमचमाती लग्जरी कार गेट पर रुकी। उसमें से राहुल उतरा। उसने एक सफेद पठानी सूट और काला चश्मा पहन रखा था। उसके साथ उसके मुनीम और वकील थे। हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उस आदमी पर थी जो कभी इसी राज सिंघानिया का शिकार हुआ था। राहुल ने राज की ओर देखा भी नहीं। उसका ध्यान केवल उस संपत्ति पर था जिसने कभी उसका घर तोड़ा था। बोली बढ़ती गई और अंततः राहुल ने एक ऐसी कीमत पुकारी जिसके आगे किसी और ने बोलने की हिम्मत नहीं की। हथौड़ा गिरा और राज सिंघानिया का पुश्तैनी कारखाना अब कानूनी रूप से राहुल का हो गया। राज, जो नशे में भी ये सब देख रहा था, लड़खड़ाते हुए राहुल के पास आया और उसे गालियां देने लगा। वो चिल्लाया कि 1-2 कौड़ी का जुलाहा उसकी जगह नहीं ले सकता। राहुल ने अपना काला चश्मा उतारा और राज की आंखों में सीधे देखते हुए बेहद शांत स्वर में कहा, राज, ये कारखाना मैंने इसलिए नहीं खरीदा कि मुझे इसकी ज़रूरत थी, बल्कि इसलिए खरीदा ताकि इस शहर को याद रहे कि अहंकार का अंत कैसा होता है। राहुल ने पुलिस या गार्ड्स को नहीं बुलाया, बस अपनी नज़रों से ही राज को इतना छोटा कर दिया कि वो शर्म और गुस्से से वही ढेर हो गया। अगले ही दिन राहुल ने उस पुराने कारखाने का कायाकल्प करने का आदेश दिया। उसने मजदूरों को निर्देश दिया कि वहां की हर पुरानी चीज, राज की हर निशानी को हटा दिया जाए और दीवारों पर नया रंग रोगन किया जाए। उसने उस जगह का नाम बदलकर कर्मकुंज रख दिया। जब वह उस विशाल कैबिन में बैठा जहां कभी राज बैठकर अपनी चालें चलता था, तो उसे एक अजीब सी शून्यता का एहसास हुआ। उसे लगा कि बदला पूरा हो गया है, लेकिन दिल को वह सुकून नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। उसने महसूस किया कि दूसरे की बर्बादी पर जश्न मनाना उसकी फितरत नहीं है। चाचा शर्मा ने सही कहा था कि असली जीत माफ कर देने में या ऊपर उठ जाने में है, किसी को कुचलने में नहीं। राहुल अब बनारस का बेताज बादशाह था, लेकिन उसका सिंहासन कांटों का था। इसी दौरान बनारस रेलवे स्टेशन के एक धूल भरे प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकी, जिसमें से यात्रियों की भारी भीड़ उतरी। उस भीड़ में एक औरत भी थी, जिसके कपड़े मैले कुचैले थे, बाल रूखे और उलझे हुए थे और चेहरे पर झुर्रियां समय से पहले ही उभर आई थी। यह प्रिया थी। पिछले 5 सालों ने उसका सब कुछ निचोड़ लिया था। मुंबई की जिस चमक धमक के लिए वह भागी थी, वो महज एक छलावा साबित हुई थी। राज ने शुरुआत में उसे कुछ दिन रानी की तरह रखा, लेकिन जैसे ही उसका व्यापार डूबने लगा और नए शौक सामने आए, उसने प्रिया के साथ
जानवरों जैसा सलूक करना शुरू कर दिया था। अंततः जब राज खुद बर्बाद हो गया तो उसने प्रिया को एक बोझ समझकर मुंबई की सड़कों पर बेसहारा छोड़ दिया था। प्रिया के पास अब ना तो यौवन बचा था, ना सुंदरता, और ना ही कोई सहारा। वह कई दिनों तक भूखी रही, धर धर की ठोकरें खाई और अंततः किसी तरह भीख मांगकर और छिपते छिपाते वापस बनारस आ गई। उसके मन में एक ही उम्मीद की किरण थी, राहुल। उसे लगा कि राहुल तो सीधा साधा है, वो उसे माफ कर देगा, शायद उसे गालियां देगा या मारेगा, लेकिन अंत में अपना लेगा वो अपने पुराने मोहल्ले में गई उस तंग गली में जहां उनका घर हुआ करता था। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि उस खंडहर हो चुके मकान की जगह अब एक गोदाम बन चुका है। पड़ोसियों ने उसे नहीं पहचाना और जब उसने राहुल के बारे में पूछा तो लोग हंस पड़े और बोले, कौन राहुल? राहुल सेठ? वो अब इन गलियों में नहीं रहते, वो तो अब महलों में रहते हैं। ये सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिस आदमी को उसने नकारा और गरीब कहकर छोड़ा था, वो आज इतना बड़ा आदमी बन गया है। उसने अपनी फटी हुई साड़ी और अपनी हालत को देखा और उसे अपने ही अस्तित्व से घिन आने लगी। वो पागलों की तरह शहर की सड़कों पर भटकने लगी। हर जगह उसे राहुल की सफलता के होर्डिंग्स और उसकी साड़ियों के विज्ञापन दिखाई दे रहे थे। मुक्ति सिल्क का बोर्ड हर दुकान पर लगा था। ये उसके लिए एक क्रूर मजाक जैसा था। उसने जो छोड़ा था वो सोना बन गया था और जिसके लिए उसने छोड़ा था वो राख हो चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास अब किसी शूल की तरह चुभ रहा था, जो हर सांस के साथ गहरा होता जा रहा था। भूख और प्यास से बेहाल प्रिया भटकते भटकते राज सिंघानिया की पुरानी हवेली अब राहुल के कारखाने के पास पहुंची। वहां उसने एक भयानक दृश्य देखा। गेट के बाहर कुछ आवारा कुत्ते एक कचरे के ढेर पर लड़ रहे थे और उन्हीं के बीच राज सिंघानिया फटे हुए कपड़ों में झूठी पत्तलों से खाना ढूंढ रहा था। वो आदमी जो कभी रेशम के गद्दों पर सोता था, आज कुत्तों के साथ निवाला छीन रहा था। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो राज के पास गई और उसका कंधा जमझोरा। राज, ये क्या हालत बना ली है तुमने? राज ने अपनी धुंधली आंखों से उसे देखा। उसे पहचानने में उसे कुछ पल लगे और फिर वो पागलों की तरह हंसा। उसने प्रिया को धक्का दे दिया और चिल्लाया, तू ही मलूस है। जब से तू मेरी जिंदगी में आई, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। जा यहां से, डायन। राज का वह धक्का प्रिया के लिए अंतिम प्रहार था। वह सड़क पर गिर पड़ी। उसके घुटने छिल गए और खून निकलने लगा। वह समझ गई कि अब उसका कोई नहीं है। राज ने उसे केवल इस्तेमाल किया था और अब वह अपनी ही करनी का फल भुगत रहा था। प्रिया ने दूर से उस विशाल फैक्ट्री को देखा, जहां गाड़ियां आ जा रही थी और बिजली की रोशनी जगमगा रही थी। उसने देखा कि गेट खुलता है और एक लंबी कार बाहर निकलती है। कार की पिछली सीट पर राहुल बैठा था, फोन पर बात करते हुए। वह कितना बदल गया था, आत्मविश्वास से भरा, गरिमामय और सुंदर। प्रिया खंबे के पीछे छिप गई। वो अपने पूर्व पति का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे लगा कि उसकी परछाई भी राहुल के नए जीवन को अपवित्र कर देगी। रात हो गई थी और प्रिया गंगा के उसी घाट पर बैठी थी जहां कभी राहुल ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। विडंबना देखिए, आज राहुल शिखर पर था और प्रिया रसातल में। गंगा का पानी आज भी वैसे ही बहला रहा था, साक्षी भाव से। प्रिया को भूख सता रही थी, लेकिन उससे ज्यादा
उसे आत्मग्लानि सता रही थी। उसने सोचा कि क्या उसे राहुल के पास जाना चाहिए? क्या उसे माफी मांगने का हक है? लेकिन पेट की आग और जीने की इच्छा ने उसके स्वाभिमान, जो अब बचा ही नहीं था, को कुचल दिया। उसने तय किया कि वह राहुल के पास जाएगी, पत्नी बनकर नहीं, बल्कि एक भिखारन बनकर। शायद उसके पुराने प्रेम की कोई एक चिंगारी बाकी हो जो उसे 2 वक्त की रोटी दे सके। अगली सुबह प्रिया कांपते कदमों से राहुल के बंगले के विशाल लोहे के गेट पर पहुंची। सुरक्षा गार्ड ने उसे एक भिखारन समझकर रोका और दूर हटने को कहा। प्रिया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे साहब से मिलना है, मैं उन्हें जानती हूँ। गार्ड ने उसे डंडा दिखाया और डांटा, चल भाग यहाँ से, रोज कोई ना कोई साहब का रिश्तेदार बनकर आ जाता है। शोरगुल सुनकर राहुल, जो अपनी बालकनी में बैठकर सुबह की चाय पी रहा था, उसने नीचे देखा। उसकी नजर गेट पर हो रहे हंगामे पर पड़ी। उसने उस औरत को देखा, उलझे बाल, मैली साड़ी, कमजोर शरीर, लेकिन उसकी चाल, उसके खड़े होने का तरीका, राहुल का दिल एक पल के लिए रुक गया। वह उसे हजारों की भीड़ में भी पहचान सकता था। राहुल ने तुरंत इंटरकॉम उठाया और गार्ड को आदेश दिया, उसे मत भगाओ, उसे अंदर आने दो। गार्ड हैरान रह गया, लेकिन मालिक का हुक्म था। उसने गेट खोला और प्रिया ने उस आलीशान परिसर में कदम रखा। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुंदर बगीचा, फव्वारे और सामने वो विशाल भवन, ये सब उसका हो सकता था अगर उसने सब्र रखा होता। वो पोर्च तक पहुंची, जहां राहुल सीढ़ियों पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। दोनों की नजरें मिली। एक तरफ सफलता और संयम की मूर्ति राहुल, और दूसरी तरफ लालच और जल्दबाजी का खंडहर प्रिया। 5 साल का फासला उन दोनों के बीच एक गहरी खाई बनकर खड़ा था। राहुल के चेहरे पर ना तो खुशी थी, ना गुस्सा, और ना ही नफरत। वहां सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। प्रिया उसकी नजरों का सामना नहीं कर सकी और वहीं सीढ़ियों के पास घुटनों के बल बैठ गई। फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो राहुल, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज टूटी हुई और दर्दनाक थी। राहुल ने उसे देखा, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसके दिमाग में वो रात कौंध गई जब वो बारिश में भीगता हुआ घर आया था और उसे खाली पाया था। वो दर्द, वो अपमान, वो आग, सब कुछ वापस आ गया। लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपने नौकर को इशारा किया, इन्हें पानी पिलाओ और गेस्ट हाउस के बरामदे में बिठाओ, मैं आता हूँ। उसने प्रिया को पत्नी का दर्जा नहीं दिया, ना ही उसे घर के अंदर बुलाया। उसने उसे एक आगंतुक की तरह देखा। प्रिया ने पानी पिया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह राहुल की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। शायद वो उसे गले लगा ले, शायद वो कहे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राहुल ने अपनी भावनाओं को लोहे के बक्से में बंद कर दिया था। उसने महसूस किया कि उसके सामने बैठी ये औरत अब वो प्रिया नहीं है जिससे उसने प्यार किया था। वह प्रिया तो 5 साल पहले ही मर चुकी थी। ये तो बस एक भूखी, लाचार औरत है जो मदद मांग रही है। राहुल ने एक गहरी सांस ली। नियति ने अपना चक्र पूरा कर लिया था। जिसने उसे ठुकराया था, आज वो उसके चरणों में थी। लेकिन राहुल जानता था कि ये कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक अंतिम निर्णय का समय है जो उसे उसकी अपनी मानवता से परिचित कराएगा। गेस्ट हाउस के बरामदे में बैठी
प्रिया की सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। वो बार बार अपने फटे हुए पल्लू से आंसू पोंछती और राहुल की ओर कातर निगाहों से देखती, जैसे कोई अपराधी अपने न्यायाधीश से रहम की भीख मांग रहा हो। उसने कांपती हुई आवाज में अपनी सफाई देनी शुरू की। वो कैसे बहक गई थी, कैसे राज ने उसे झांसा दिया और कैसे उसे हर पल राहुल की याद आती रही। उसके शब्द खोखले थे, लेकिन उनमें एक हताश औरत की सच्चाई थी जो डूबने से बचने के लिए तिनके का सहारा ढूंढ रही थी। वो कह रही थी, राहुल, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। हमने 7 फेरे लिए थे। मुझे एक मौका दे दो। मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, तुम्हारे घर के बर्तन मांजूंगी, लेकिन मुझे वापस अपनी शरण में ले लो। राहुल दीवार से तेक लगाए खड़ा था। उसका चेहरा भावहीन था, जैसे वह पत्थर की मूर्ति हो जिसे इन आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल ने प्रिया की बातें सुनी, लेकिन उसके दिल में प्रेम का वह पुराना अंकुर दोबारा नहीं फूटा। उसने एक गहरी सांस ली और बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, प्रिया, जो औरत 5 साल पहले उस दरवाजे से बाहर गई थी, वह मेरी पत्नी थी। लेकिन जो औरत आज वापस आई है, वो मेरे लिए महज एक अजनबी है। रिश्ते धागों की तरह होते हैं। एक बार टूट जाए तो उन्हें जोड़ा जा सकता है, लेकिन वह गांठ हमेशा के लिए रह जाती है और कपड़ा कभी पहले जैसा नहीं दिखता। उसकी बातों में कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सत्य था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। उसने प्रिया को याद दिलाया कि उसने ना केवल उसका घर छोड़ा था, बल्कि उसके आत्मसम्मान और विश्वास की हत्या की थी। वो राहुल मर चुका है जो उसके लिए रोता था। अब जो खरा है वो एक नया इंसान है। प्रिया ने आगे बढ़कर उसके पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने शिष्टता से अपने कदम पीछे खींच लिए। उसने प्रिया की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करता प्रिया। नफरत तो वहां होती है जहां प्रेम की कोई उम्मीद बाकी हो। मैं तो अब तुमसे पूरी तरह उदासीन हूं। मेरे लिए तुम्हारा होना या ना होना अब कोई मायने नहीं रखता। और विश्वास करो, ये नफरत से भी ज्यादा बड़ी सजा है। प्रिया सन्न रह गई। उसे उम्मीद थी कि राहुल गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, शायद उसे पीटेगा भी, क्योंकि गुस्से को मनाना आसान होता है। लेकिन इस ठंडे और अछूते व्यवहार ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। उसे एहसास हो गया कि वह उस आदमी के दिल से हमेशा के लिए निकल चुकी है और उस खाली जगह को अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं भर सकती। राहुल ने अपने मुनीम को बुलाया और उसे एक लिफाफा लाने का इशारा किया। उसने वह लिफाफा प्रिया के सामने मेज पर रख दिया। उसमें इतने पैसे थे कि प्रिया अपने गांव वापस जाकर एक छोटा सा घर खरीद सकती थी और अपनी बाकी की जिंदगी इज्जत से काट सकती थी। राहुल ने कहा, यह भीख नहीं है और ना ही पत्नी का हक। ये मानवता के नाते मेरी तरफ से मदद है। मैं नहीं चाहता कि तुम सड़कों पर ठोकरें खाओ या राज जैसी हालत में पहुंचो। इसे लो, अपने गांव जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन इस घर की दहलीज दोबारा मत लांघना। ये राहुल का अंतिम निर्णय था। दयालुता के साथ कठोरता। वह उसे भूखा नहीं मरने देगा, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में जहर घोलने का दोबारा मौका भी नहीं देगा। प्रिया ने कांपते हाथों से वो लिफाफा उठाया। यह पैसा उसकी हार का प्रमाण पत्र था। उसे समझ आ गया था कि उसने हीरो को ठुकराकर कांच के टुकड़ों को चुना था। आज उसके पास राहुल की दौलत का एक हिस्सा तो था, लेकिन उसका साथ नहीं। उसने सिर झुकाकर राहुल को अंतिम बार देखा। उस आदमी को जो अब एक पहाड़ की तरह अटल और बहुत से
बहुत दूर लग रहा था। उसकी आंखों में पछतावे का सागर था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समय का पहिया उल्टा नहीं घूम सकता था। उसने अपने आंसू पोंछे, लिफाफा अपने पल्लू में बांधा और भारी कदमों से गेट की ओर चल पड़ी। वो जानती थी कि जैसे ही वो इस गेट से बाहर निकलेगी, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। राहुल बालकनी से उसे जाते हुए देखता रहा। जैसे ही प्रिया गेट से बाहर निकली और ओझल हुई, राहुल को एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ, जैसे उसकी छाती पर रखा वर्षों पुराना कोई भारी पत्थर हटा लिया गया हो। ना कोई खुशी थी, ना कोई दुख, बस एक गहरी शांति थी। उसने महसूस किया कि आज उसकी असली मुक्ति हुई है। उसने ना केवल अपनी गरीबी और अपमान पर विजय प्राप्त की थी, बल्कि अपने अतीत के मोह और भावनात्मक बंधनों को भी काट दिया था। उसने रात से बदला नहीं लिया, बल्कि उसे उसकी किस्मत पर छोड़ दिया। उसने प्रिया को सजा नहीं दी, बल्कि उसे माफ करके आजाद कर दिया। यही सच्चा धर्म था, यही सच्चा कर्म था। वह अब केवल एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक योगी की तरह महसूस कर रहा था। शाम ढल रही थी और राहुल अपनी कार में बैठकर गंगा के घाट की ओर चल पड़ा। वह मणिकर्णिका घाट पर उसी जगह जाकर बैठा जहां 5 साल पहले उसने मरने का फैसला किया था। आज वहां चिताएं जल रही थी। जीवन और मृत्यु का नंगा नाच चल रहा था। चाचा शर्मा वहां पहले से मौजूद थे, जैसे उन्हें पता हो कि राहुल आ जाएगा। राहुल ने चाचा के चरण स्पर्श किए और उनके पास चुपचाप बैठ गया। चाचा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आज तेरी बुनाई पूरी हो गई राहुल। तूने अपने जीवन के ताने बाने को सुलझा लिया है। जो धागे कच्चे थे वे टूट गए और जो पक्के थे उन्होंने तुझे यहां तक पहुंचा दिया। राहुल ने गंगा की लहरों को देखा, जिनमें शाम के दियों की परछाई झिलमिला रही थी। उसने सोचा कि जीवन भी एक करघे की तरह है। सुख और दुख, मिलन और विरह, सफलता और असफलता, ये सब अलग अलग रंगों के धागे हैं। एक कुशल बुनकर वही है जो इन सभी धागों को स्वीकार करे और उनसे एक सुंदर वस्त्र तैयार करे, बिना किसी धागे से मोह रखे। वह अब समझ गया था कि उसकी सफलता प्रिया को दिखाने के लिए नहीं थी और ना ही दुनिया को साबित करने के लिए। यह यात्रा तो खुद को तराशने की थी। वह आग में तपकर सोना बना था। उसकी तन्हाई अब उसे काटती नहीं थी, बल्कि उसे पूर्णता का एहसास कराती थी। वह अकेला था, लेकिन अधूरा नहीं। आसमान में तारे चमकने लगे थे और मंदिरों में आरती की घंटियां बजने लगी थी। राहुल ने अपनी आंखें बंद की और ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसके अंदर का शोर अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसने अतीत को गंगा में विसर्जित कर दिया था और भविष्य को ईश्वर के हाथों में सौंप दिया था। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और बहती हुई गंगा को श्रद्धा से नमन करके अपने एक बिल्कुल नए सफर पर निकल पड़ा, जहां वाराणसी की पुरानी गलियों में आज भी करघों की आवाजें आती थी, लेकिन राहुल की जिंदगी की धुन पूरी तरह से एक नई और खूबसूरत दिशा में मुड़ चुकी थी। वह एक ऐसी मजबूत डोर बन गया था जिसे अब कोई आंधी नहीं तोड़ सकती थी, और उसने मेहनत से अपनी ऐसी किस्मत गढ़ी थी जो हमेशा के लिए अमर हो गई।